डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी बी का सेट 2। इससे पहले हिंदी बी का सेट 1 करा दिया गया था, आपको अच्छी तरह से पता है जिन्होंने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आज के सॉल्यूशन की तरफ फटाफट देखेंगे बिना समय गवाए। तो यहाँ पर जो है पहला एक पैसेज दिया गया है, आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राह पर खड़ा है, सदा से ठूठ नहीं है। ठूठ जो होती है, जो पेड़ आपका जमीन में है लेकिन ऊपर की डाली वाली सब काट दी और छोटा सा जो है मतलब बोलते हैं जिसको, आपका जो पत्थर से ठोकर लग जाती है, तो थोड़ा सा छोटा सा पेड़ जो जमीन के थोड़ा सा बाहर रह जाए। और दिन थे सब वह हरा भरा था। ठीक है, दिन थे जब वह हरा भरा था, मतलब एक दिन था जब वो उसको काटा नहीं गया था, तो वो फला फूला था, हरा भरा था, पेड़ था। और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने दूर करता था। छतनार मतलब बिल्कुल, मतलब बिखरा हुआ खूब सारा, मतलब उसके छतनार बहुत ज़्यादा छाया थी, बहुत सारी डालियों थी, जिसकी वजह से वो बटोहियों मतलब होता है जो आपके बोल सकते हैं जो चलते हैं रास्ते पे, रोड पे चलते हैं या फिर जो भी कहीं जाते हैं, तो उनको बटोही कहा जाता है, मतलब आने जाने वाले लोग। ठीक है, तो उनकी थकानों को दूर करता था। पर मैंने उसे सदा ठूठ ही देखा। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि, मतलब वो कल्पना कर रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन कवि ने उसको ठूठ ही देखा है। और पत्रहीन शाखहीन, यानी पत्रहीन मतलब उसमें पत्ते नहीं है, शाखहीन मतलब शाखा नहीं है। और नीरवलंब, जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकल कर अधर में ही टंग गया हो। अधर में ही टंग गया हो मतलब वो बीच में ही रुक गया है। और रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितनी काला उसका जिस्म है। और अगर चितेरे की छायाचित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय और ना मिलेगा। इस तरह से ये पैसेज जो है ना, केवल एक पेड़ के बारे में समझाया गया है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, अंग्रेजी नहीं है, थोड़े थोड़े से वर्ड्स हैं जो आपको समझने चाहिए। और जैसे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज़ को जब हम इस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर्स देने हैं। तो आंसर्स का क्लियरेशन जब भी मिलेगा जब हम पता करें कि इससे क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो आपको शायद महसूस होगा कि हमें कैसे आंसर्स देने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं स्टार्ट। जनसंकुल का क्या आशय है? जनसंकुल का मतलब क्या होता है? जनसंकुल का मतलब होता है भारी भीड़ या भीड़ भड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका ये भीड़ भरा जो है शब्द, ये आपका काम हो जाएगा। मैं बताया कि जनसंकुल मतलब बहुत भारी भीड़ हो। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो ये पैसेज में ही आपको मिल जाएगा जनसंकुल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से, तो जनसंकुल का मतलब होता है भारी भीड़। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, बहुत सारे मतलब लोग जहाँ पे हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? तो आम की जो डालियाँ थी, छतनार मतलब फैली हुई, उससे क्या होता था? तो आंसर हो जाएगा आपको, यात्रियों की थकान मिटती थी। तो सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? शाखाहीन मतलब उसकी डाली ना हो, जिसमें रस ना हो, जिसमें शुष्क मतलब वो ऐसा वृक्ष जो वृक्ष ही ना हो, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को ठूठ वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में पूछा है, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्म आने के क्या कारण था? तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि उसका जो है क्या था, उसका अधिक हरा भरा और सघन होना, यानी कि आम के वृक्ष से के सामने जो पीपल का और बरगद का जो पेड़ होता है, ये ज़्यादा हरा भरा और सघन होता है। आपने पीपल और बरगद के पेड़ देखे होंगे, आम के पेड़ देखे होंगे, सबसे ज़्यादा पेड़ के पत्ते और विशाल कौन सा लगता है? पीपल और बरगद बरगद का पेड़ है ना, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आम के अभाग अभागेपन में संभवतः एक ही दुख अपवाद था। तो यहाँ पे कौन सा अपवाद था वो दुख? तो यहाँ पे संज्ञा लुप्त हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका महत्व, मतलब वो किस लिए था, वही जो है अपवाद था। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 में आपको जो 6 से लेकर 10 तक के उत्तर देने हैं, आपको पद्यांश को पढ़ के देना है। तो कोयल सुना रही है तराने वसंत को, और भौरे भी आए हैं रिझाने वसंत को। इस तरह से ये गाना है, अगर आप इसको गाना बना दो तो भी बनेगा। कोयल सुना रही है तराने वसंत को। ये कविता आपके जब टीचर्स पढ़ते हैं तो एक लय में पढ़ी जाती है कविता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, छठा नंबर इसमें। तो इसमें क्या पूछा गया आप देखो।
प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो अभी आप बसंत बसंत नाम सुन रहे हो, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बसंत को तराने कौन सुना रही है? तो सभी को पता है बसंत को तराने जो है वो कोयल सुना रही है। यहाँ पे देखने में ही मिल जा रहा है कोयल सुना रही तराने बसंत को। इसके बाद में बसंत को रिझाने कौन आया है? तो अभी अभी यहाँ पे भी लिखा है भौरे भी आ गए हैं रिझाने बसंत को। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भौरे। तो इस तरह से सब कुछ आपको सामने आंसर दिया जाता है, बस समझ की थोड़ी सी जरूरत होती है, आंसर आप निकाल सकते हैं, आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। तो आपके पास अभी समय है, क्योंकि अभी इस बार आपका सिलेबस बहुत ही कम आने वाला है, ठीक है ना। टर्म वन में कुछ थोड़ा सा आएगा और टर्म टू में थोड़ा सा आएगा, तो आपको इस बार जो है छक्का मारने का पूरा मौका दे दिया सरकार ने। और दूसरी बात, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो आप जिस तरह से ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो अपने एग्जाम पेपर को भी व्हाट्सएप पर पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। यहाँ पे नीचे रिबन चल रही है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो इस पे पीडीएफ बना के भेज दोगे तो आपको जो है उसके आंसर्स दे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप पीडीएफ भेजते हो, बिल्कुल साफ सीधा तरीके से भेजते हो, तो उसका भी आंसर बता दिया जाएगा। तो आप अपना जब क्वेश्चन पेपर हो जाएगा तो आप उसके आंसर के लिए हमें भेज सकते हैं। नौवा जो क्वेश्चन है, कोयल और भंवरे बसंत का स्वागत कैसे कर रहे हैं? तो कोयल कोयल और भौरे क्या कर रहे हैं? गा करके और रिझा करके, है ना, चिढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मजे ले रहे हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चमन का क्या अर्थ है? चमन का अर्थ सभी को पता हो, चमन मतलब होता है बाघ, है ना। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ने के बाद उत्तर देना है। तो इसमें ब, ई और ज हलंत, य हलंत, आ, न हलंत, अ, यह किस शब्द का वर्ण विच्छेद है? यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ये किसका तोड़ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखने पर आपको क्या लगेगा कि ये किस शब्द का तोड़ है? तो यहाँ पे आप जब देखोगे, ढंग से समझोगे, तो क्या महसूस हो रहा है आपको, ये बताइए। सभी को महसूस हो रहा होगा, लेकिन इसमें एक ही त्रुटि है जो गलत कर दिया है इसमें, है ना। तो इसमें क्या वो त्रुटि है? तो वो है त्रुटि जो कि ब में जो ये आपका ब काटा हुआ है ना, वो होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वो। मतलब ये ब गलत दिया है, ब नहीं होना चाहिए। ब फॉर बकरी नहीं होना चाहिए, व फॉर व्याकरण वाला वो होता है ना, वो होना चाहिए। बस, बाकी तो ये फिर इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? ये विज्ञान का, है ना। अब यहाँ पे इस तरह से दिया है तो ये हो गया विज्ञान। अब यहाँ पे दिया ही नहीं है ऑप्शन में विज्ञान, तो हम क्या करेंगे इसको? अभी यहाँ पे मैं आपको टिक करके दिखा दूँ, इस तरह से ये कटा होना चाहिए, ये भी कटा होना चाहिए था। जैसे ये ब में बेजान है ना, ऐसा ब यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन जो है यहाँ पे मिसप्रिंट है, और ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में जो है मिलते हैं इस तरह के नमूने, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 11 नंबर का आपको समझ में आ गया है, और ये अगर सभी ने पहचान भी लिया होगा, यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप टिक कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द पर रेफ लगा हुआ है? अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेफ क्या लगा हुआ है। तो रेफ देखते हैं, और रेफ को मैं आपको बताया तो रेफ होता क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेफ होता क्या है, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि रेफ सेलेक्ट करने में मुझे क्या दिक्कत आएगी। देखिए, स्वर रहित जो र हलंत वाले व्याकरण शब्द होते हैं उन्हीं को रेफ कहते हैं, र हलंत वाले, ठीक है। और ये रेफ का प्रयोग कभी भी पहले अक्षर पे नहीं होता। यहाँ पे देखो आप, पहले अक्षर पे र का प्रयोग हुआ है, इसमें भी पहले अक्षर पे प्रयोग हुआ है, और इसमें भी पहले अक्षर पे प्रयोग हुआ है, र। र मतलब ये छोटी सी मात्रा जो देख रहे हो आप पहले अक्षर में, रेफ का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता, सिंपल सा बात है। अब देखो यहाँ पर जो है क के ऊपर कोई भी र की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसमें आपको दूसरे अक्षर पे र की मात्रा दिखाई दे रही है। तो इस तरह के वाक्यों को जो हम रेफ कहते हैं, र की मात्रा कहते हैं। समझ में आ गया? जिसको हम री भी कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म। समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 में किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। किसी व्यंजन अक्षर के, अब व्यंजन अक्षर के नीचे जो लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि उसको हम कहते हैं नुक्ता, ठीक है। तो नुक्ता वर्ड जो है ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है गरोब माँ बाप अपना खालिस्तान कर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये गरोब है ना, ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? गलत है। यहाँ पे गरीब माँ बाप है, ठीक है। और मैं आपको कम से कम ये क्लियर कर दूं नुक्ता शब्द को। देखो, नुक्ता शब्द का एग्जाम्पल दिखा दूं कि नुक्ता शब्द होता कैसा है।
कई बच्चों को नुक्ता शब्द सुना तो है लेकिन पता ही नहीं है कि नुक्ता शब्द क्या होता है। तो मैं कहीं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में दिखाऊंगा कि नुक्ता शब्द क्या होता है, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा वो बिंदु क्या होती है। देखो यहाँ पे क्या है, किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता शब्द कहते हैं। जैसे नुक्ता शब्द लगाने से आपका जो है आपने ड देखा होगा, ड ड के नीचे छोटी सी बिंदी होती है, या ढ देखा होगा, ढ के नीचे छोटी सी बिंदी होती है। अब यहाँ पे कहीं आपको मिले ये वर्ड तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। उस नुक्ता वर्ड को आप आसानी से देख के ही पहचान सकते हो, जैसे ही वो दिखेगा आप बोल सकते हो हाँ ये नुक्ता वर्ड है। देखो इस तरह का जो इसमें आपका ये छोटा सा है ना, यहाँ पे ये इस तरह का आता है नुक्ता वर्ड। तो यहाँ पर जो है इस तरह की बिंदु आपको देखने को मिलेगी, कहीं भी मिल सकती है, किसी भी उसमें मिल सकती है आपको। जैसे कि ज़्यादातर ये बिंदु मिलती है आपको क्या कह सकते हैं, उर्दू शब्दों में। उर्दू शब्द जहाँ पे भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उनमें ये छोटा सा जो है नुक्ता शब्द मिलता है। अब यहाँ पे देखो जड़, यहाँ पर आपको देखो इसमें ड के नीचे जो बिंदु है ये आपका नुक्ता शब्द है। ठीक है, ड के नीचे जो बिंदु है ये नुक्ता शब्द है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है बस। आगे चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नुक्ता शब्द आपको समझ में आ गया, उस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। अच्छा, गरीब माँ बाप अपना खालिस्तान कर बच्चों को पढ़ाते हैं, रिक्तस्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से करना है। तो वो क्या करते हैं, अपना पेट काट कर, यानी कि अपना मतलब भूख को कम करके, यानी एक रोटी कम खा करके 1-1 रुपए बचा करके जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पेट काट कर। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन 14 नंबर में करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर, संगत शब्द को संगत शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए, यानी कि इस शब्द को, संगत शब्द को अगर विपरीत बनाना चाहो तो आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आपको उपसर्ग और प्रत्यय है ही, उपसर्ग जो है वो आगे लगेगा, तो कौन सा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर क्या बताओगे आप, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो असंगत। ठीक है, तो अ लगा देंगे, उपसर्ग जो है आगे लगता है तो ये अ आगे जुड़ जाएगा तो असंगत हो जाएगा, संगत असंगत। इसका 16वां क्वेश्चन है, ओढ़नी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ओढ़नी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नी शब्द का, क्योंकि प्रत्यय जो है लास्ट में आता है और उपसर्ग जो है स्टार्टिंग में आता है। यही चीज़ ये ध्यान रखनी है, हमेशा बोलता हूँ उपसर्ग जो है स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, और आपका प्रत्यय जो है वो पीछे, प मतलब पीछे, उ मतलब आगे। ठीक है, ऊपर यानी कि ऊपर मतलब आगे। ठीक है, और प मतलब पीछे। ठीक है, तो प्रत्यय पीछे लगता है। तो यहाँ पे ओढ़नी में प्रत्यय क्या लगा है, नी लगा है ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, उसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है या अर्थ क्या है। प्रकृति मतलब क्या होता है, तो प्रकृति मतलब होता है स्वभाव। ठीक है, मैं बोलूँ तुम्हारी प्रकृति अच्छी नहीं है यानी कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए साइड में जो ये थंबनेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियो बने हुए हैं, ऑलरेडी बना दिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इनको जरूर देख लेना। कई बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि सर ने तो वीडियो बना दिया और उनको पता नहीं है, तो प्लेलिस्ट देखा करो, या वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे दिए गए पत्र को पढ़ करके प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प को चुनना है। सभी को आंसर अच्छे तरीके से आता हो। खालिस्तान सहायक अभियंता, तो सभी को पता है इसमें क्या भर देंगे हम, इसमें भर देंगे सेवा में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है ना, तो हमने जो आंसर देखे तो यहाँ तक तो आपको 17 नंबर तक क्लियर हुआ। 17 के बाद में 18 नंबर के आंसर देखेंगे, सॉरी 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 18 नंबर की बात करते हैं। 18 में क्या आएगा, सेवा में, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी को भी आसानी से याद होगा कि हमने जो पत्र लिखे हैं उनमें हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 18 नंबर सेवा में। उसके बाद में 19 नंबर में क्या है, खालिस्तान। यहाँ पे विषय है। अब विषय में हम क्या है, यहाँ पे सेकंड आपका 19 नंबर में क्या आ जाएगा, विषय आ जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन विषय। उसके बाद में तीसरा जो 20वां ऑप्शन है, 20वां को देखिए, खालिस्तान। हम 4 मोहल्ला वार्ड में, तो यहाँ पर क्या आएगा, महोदय वगैरह आना चाहिए ना, सर महोदय, इस तरह से हम जो लिखते हैं, यहाँ पे जो देखिए आ जाएगा महाशय। ठीक है, महाशय को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका 20 में महाशय। इसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर में क्या पूछा, खालिस्तान। अब ये जब लेटर खत्म हो चुका है तो नीचे क्या लिखते हैं, मोहल्ले वासी से, ऊपर क्या लिखते हैं हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हम लिखते हैं आपका जो है कौन सा ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले सेवा में आएगा आपका, प्रिय आएगा आपका, आएगा या कृपांक्षी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कृपांक्षी। ठीक है, तो यहाँ पे ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन 21 नंबर में। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया आपसे 22 नंबर, उपरोक्त पत्र किस प्रकार का है। तो ये पत्र देखोगे आप ध्यान से, तो ये जो है आपने भेजा किसको है, यहाँ पे देखिए ये सहायक अभियंता यानी कि नगर
निगम को भेज रहे हो और नगर निगम को भेजने वाली ऑफिशियल लेटर होते हैं। और ऑफिशियल लेटर को हम बोलते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे औपचारिक पत्र को हिंदी में हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल लेटर, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। और इसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल लेटर। तो ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है। फॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र। याद रखना, इंग्लिश में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लेटर किस प्रकार का। आपका लेटर आएगा और लेटर पूछता है, उसमें देखना आप क्वेश्चन मैंने कराए थे, याद आ जाएगा आपको। इसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर में क्या पूछा गया है? 23 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 23 से 27 के लिए सही उत्तर का विकल्प जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये पाठ्य पुस्तक से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो पाठ्य पुस्तक आपको याद है तो आसानी से आप बता सकते हो। यहाँ पे मैथ का सेट 1 रेडी है, उसको देख लेना, पूरा डिटेल में समझा है एक एक क्वेश्चन को कैसे कैसे करना होता है। यहाँ पर जो है ऐसी और इंग्लिश और हिंदी मीडियम में के दोनों के लिए बताया है, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन वाले भी विद्यार्थी देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मॉडल पेपर जारी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 23 नंबर क्वेश्चन को ये सारी चीजें पढ़ लेनी है आपको। इसमें ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है, एक बार देख लेना, क्योंकि आपके बुक से है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे चलते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूछा क्या गया है देखिए। प्रस्तुत कवि पद्यांश के कवि कौन है? तो कवि का हमेशा नाम याद रखना है कि कौन कवि है, और कौन से ये पद्यांश जो है कौन से पाठ से लिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो इसके रैदास है, ठीक है। तो यहाँ पे रविदासु जो है ना, इनका रैदास को ही रविदासु भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करें तो यहाँ पे 24 नंबर है, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु से क्या आशय है? तो यहाँ पर जो गोविंदु से आशय है, नीच प्राणी को भी उच्च के समान प्रदान कर देते हैं भगवान। तो ये इसका आशय है, ठीक है। तो ये नीचे को भी ऊंचा कर सकते हैं भगवान, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, गरीब नवाजू का क्या अर्थ है? गरीब नवाजू का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा दीन दुखियों पर दया करने वाला, ठीक है। गरीबों के ऊपर दया करने वाला, गरीब नवाजू। उसके बाद में है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में पूछा गया, इस पद में किन मनीषियों का नाम आए हैं? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? तो यहाँ पे कबीर का भी आया है, त्रिलोचन का भी आया है, नामदेव, सभी को नाम आप देखोगे तो सभी के नाम दिख जाएंगे। तो उपरोक्त सभी सही है इसमें। इसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में छोटी का अर्थ होता है, तो छोटी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? छुआछात, ठीक है ना, भेदभाव, छुआछात, इस तरह से। तो ये होता है छुआछात। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28 में है, रैदास के पहले पद में प्रयुक्त युग्म शब्द के आधार पर विकल्प में दिए गए गलत युग्म का चयन करना है। तो पहले शब्द में जब आप देखोगे तो उसमें आपको गलत शब्द क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा स्वामिनी, स्वामी और स्वामिनी, ये पद नहीं है, ठीक है ना। तो यही जो है आपको मिल जाएगा, आप देखोगे ध्यान से तो आपको रैदास वाले जो पद है उनको आपको देखना है, तो समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रैदास को किसके नाम की रट लगी रहती है? तो रैदास को किसके नाम की रट लगी रहती है? तो राम के नाम की रट लगी रहती है। उसके बाद आते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पे। 30वें में क्या पूछा गया देखिए, कवि रैदास मोर बनकर प्रभु को किस प्रकार देखने की बात करते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, जैसे चकोर चांद को देखता है, चकोर चांद को देखता है, उसी तरह से जो है वो रैदास कवि मोर बनकर प्रभु को देखने की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है आपका, सोनाही मिलत सुहागा, इस उक्ति का अर्थ क्या है? तो इस उक्ति का अर्थ क्या बता दोगे आप? तो इसका अर्थ हो जाएगा अच्छी बात में और अच्छी बात होना, यानी कि सोने पे सुहागा। समझ में आया? सोना ही मिलत सुहागा, यानी कि सोने पे सुहागा क्या मतलब होता है? कि अच्छे पे और अच्छा हो जाना, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में आपको 32 से 36 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको ये पैसेज पढ़ के देना है। उस पुत्री वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए, तो ये वाला जो आपको पैसेज याद आ गया होगा कि कहाँ से ली गई है, ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको याद आ जाता है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है, सब कुछ। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल है इसके लेखक। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखक किसके दुख का अंदाजा लगाना चाहते हैं? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? किसके दुख का अंदाजा लगता है? पुत्र को खो चुकी माता के दुख का अंदाजा लगाना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसे पूछेगा, पुत्र के वियोग में संभ्रात महिला की क्या स्थिति थी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? वह पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी। उसे 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, यानी बेहोश हो जाती थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। ये तो सारे के सारे सही है कथन, तो हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर जो क्वेश्चन है, दुखी होने का भी एक खालिस्तान होता है। तो आप यहाँ पे जब पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा दिखाता हूँ। दुखी होने का भी एक खालिस्तान
होता है, तो खालिस्तान क्या होता है? अधिकार होता है। यही पूछा है ना, दुखी होने का भी एक खालिस्तान होता है, तो क्या है यहाँ पे? अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा अधिकार होता है, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 36 नंबर में क्या पूछा गया? शोक शब्द का विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा, तो शोक शब्द का सीधा सेम चीज पूछता तो शोक मतलब होता है व्यथा, लेकिन अभी क्या है? शोक का विलोम यानी कि उल्टा पूछा है, तो शोक का, शोक मतलब आपका दुख होता है, और दुख को व्यथा, सॉरी, शोक मतलब दुख होता है, व्यथा नहीं होता है। सुख मतलब शोक का होता है दुख, लेकिन ये क्या होता है? इसका सेम मीनिंग होता है, लेकिन पूछा क्या है? विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो शोक का हो जाएगा हर्ष। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी जल्दबाजी में खुशी के मारे की क्वेश्चन आता है और गलती कर देते हैं, तो वो खुशी बेकार हो सकती है। इस तरह का गलतियां नहीं करनी है हमें। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो सभी को पता है, बेचेंद्री पाल के पर्वतारोहण यानी कि उसके चढ़ने की यात्रा का वर्णन किया गया है बेचेंद्री पाल के। इसके बाद में है आपका 38 नंबर, एवरेस्ट अभियान दल किस तारीख को दिल्ली से काठमांडू के लिए चल दिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो 7 मार्च को चल दिया था। और इसके बाद में है आपका 39 सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, एवरेस्ट नेपालियो में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो एवरेस्ट को जो है नेपालियों में किस नाम से जाना जाता है? बस ये पूछा है, तो एवरेस्ट किस नाम से जाना जाता है नेपालियों में? तो आगे आंसर हो जाएगा आपका, उसको बोलते हैं सागर माथा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? सागर माथा। तो यहाँ पे जो एवरेस्ट नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी विजेंद्री पाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हिंदी बी के देख लिए, सेट नंबर 2 के। सेट नंबर 1 ऑलरेडी मैं करवा चुका था, तो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लेना। यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस मैंने हर वीडियो में बताया है कि क्या क्या चीज़ आपको बना दी गई है, क्या क्या आपको देखना है। ये देखिए, जैसे इंग्लिश सेट 2 है, इंग्लिश सेट 1 है, हिंदी ए जिनके पास है वो देख सकते हैं। इसके अलावा और बता दूंगा मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर आपने देख लिया होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उसको जरूर टच करें, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।